पैशन और इमोशन के चलते हम सही डिसीजन लेना भूल जाते हैं। भगवत गीता आपको वो शक्ति देता है कि आप इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ को बड़ा कर पाते हो आप अपने लॉजिकल और इमोशनल राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में सामंजस्य बिठा पाते हो। अर्जुन जो उसके साथ बुरा कर रहा है, अर्जुन उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहता, पर जब जो किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अगर किसी ने आपके ऑफिस के अंदर किसी महिला को मॉलेस्ट किया है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। यस नो? ये नहीं कि मैं यहां माफ कर दूं, क्योंकि ये एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी इशू है। बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक, और ये आम जिंदगी में बहुत होएगा आपके साथ। आज का जो चैप्टर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी से निकल के आएगा। देखना, भगवत गीता का आज जो हम श्लोक ले रहे हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत बार रोज होंगी ये घटनाएं। ये कंपैशन वर्सेस कंप्लायंस का डिफरेंस है कि कंप्लायंस मतलब ये नियम कानून ये होने चाहिए, कायदे कानून ये है, लेकिन कंपैशन मेरी करुणा है। फेवरेटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी, ये उसके बीच में डिफरेंस है। Everybody, come on. It is okay to have emotions. Hey, ladies, more for you. It is okay to have emotions, but it's wrong to become emotional. It is okay to have sentiments, but it's wrong to become sentimental. Emotion होना ठीक है, emotional होना नहीं। Sentiment होना ठीक है, sentimental होना नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आप कुछ कंडीशंस को सोचो, कुछ सिचुएशंस को समझो। वो पुलिस वाला जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और हो सकता है मर जाए अगर वो उसका ध्यान ना रखे, लेकिन उसको अगर फोन आ जाए कि फट से आप इस सिचुएशन हो गई है, यहां पहुंच जाओ नहीं क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी खतरे में है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अपनी पत्नी को संभाले जो मर सकती है, या उन 10 लोगों की जिंदगी बचाने जाए क्योंकि वो भी मर सकते हैं। वो इनमें से क्या डिसीजन ले? उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, उतना ही डिफिकल्ट अर्जुन के लिए था। एक हार्ट सर्जन जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हो और उसको फोन आ जाए, कन्यादान करते वक्त यहां सबके सब बैठे हैं, कन्यादान के बीच में है और फोन आ जाए कि किसी पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, आप जाके उसको बचाइए। उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अब ये कन्यादान छोड़े अपनी बेटी का या उस पेशेंट को बचाने जाए। ऐसे ही मुश्किल अर्जुन के लिए था। एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका पूरा घर ऋण में पड़ा हुआ है, उसमें घर में इतना कर्जा है, मां बीमार है, उसको पैसा तुरंत चाहिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचेगा, उसको जो कमीशन आएगी उससे अपने घर को चला लेगा। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि मैं इसकी काम की पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर मर जाएगा, और इसको थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर चल जाएगा। इसको लूटूं या अपने को बचाऊं, इसको बचाऊं या अपने को लुटवाऊं। आसान नहीं है एथिकल होना हमेशा। एथिकल और इमोशनल डिसीजन, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको लाखों में कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसका बच्चा जब नहीं पढ़ रहा हो ठीक तो अपने हाथ से अपने बच्चे को फेल कर देगा। लाखों में कोई ऐसा वाइस चांसलर या चांसलर होगा जो अपने बच्चे के नंबर कम आने पर अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देने से मना कर देगा। लाखों में कोई ऐसा जज होगा जो अपने बेटे की गलती पे उसको मौत की सजा दे के सुना के पेन को तोड़ देगा, कोई जज नहीं करेगा। लाखों में कोई पुलिस वाला ऐसा होगा जो अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे के खिलाफ FIR लिख देगा। अर्जुन के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ के किसी और अर्जेंट ऑपरेशन को देखने के लिए चला जाएगा। लाखों में कोई ऐसा निर्माता निर्देशक होगा जो अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए की बजाय किसी और के बच्चे को लॉन्च करने चला जाए। लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। इनके उल्टे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे उदाहरण, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप इमोशन को एथिक्स के ऊपर चूज करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है या जो सही है उसमें क्या चूज करना है। एक टैक्सी ड्राइवर, आपको पता है यहां से आपको दफ्तर जाने के रोज 500 रुपए लगते हैं, वो एक दिन आपसे 300 मांगता है, आपको मालूम है ये गलती से कम मांग रहा है, तो क्या आप उसको 200 एक्स्ट्रा दोगे? मुश्किल होता है ये डिसीजन। एक रेस्टोरेंट में आपने 5 डिश ऑर्डर करी और गलती से उसने 3 का बिल भेज दिया। अब आप क्या बोलोगे कि उसको कि नहीं 5 का बिल दूंगा मैं क्योंकि मैं तो 5 ऑर्डर किया। कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वो जानता है मेरा भाई ये टर्मिनली इल है, ये मरेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं देगा, लेकिन उसकी झूठी पॉलिसी बनवाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक फेवर मांगता है कि तेरी कंपनी की सीक्रेट मुझको दे दे, तू मेरा दोस्त 20 साल से है और इस कंपनी में केवल 2 साल से है। अब आप फ्रेंड के लिए करोगे या कंपनी के लिए एथिक्स को प्रैक्टिस करोगे? एक ऐसे पिता जिनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और आप कर्जे में हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इनका
लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, आपका कर्जा बच जाएगा। क्या किया जाए? कर्जे को बढ़ाऊं या उस पिता को चलाते रहूं जिन्होंने कभी ठीक नहीं होना है? एक ऐसा हस्बैंड जिसको अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं, उसको लाखों रुपया चाहिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसका बॉस उसको बोलता है एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या करे? अपने हस्बैंड को मरने दे या उनके पास जाए और एक रात वहां सो जाए और फिर अपने हस्बैंड को बचाए? ये डिसीजन टफ होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो, हाँ, एक दोस्त आपका किसी को एक्सीडेंट में मार आता है और आपको अगले दिन पता चलता है कि किसी और को पकड़ लिया गया हत्या के आरोप में, क्योंकि जिस आदमी को ये मार के आया उसकी डेथ हो गई। आपके दोस्त को नहीं, उसको पकड़ा गया है। तो आप सच बोलोगे या रुक जाओगे? बहुत सारी कंडीशंस, ऐसी टफ सिचुएशन। आपके पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमेजिन करिए, और पिता ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे, रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, पर उनकी एक 10 करोड़ की पॉलिसी है जो आज रात 12 बजे के बाद लैप्स कर जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज रात 12 बजे से पहले वो मर गए तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे। आप अपना करियर बचा सकते हो, या आप उनको बचाने में लग गए और रात को 12 पार कर गया तो वो 10 करोड़ हाथ से निकल गए। अब क्या करोगे? 10 करोड़ लोगे या पिता को बचाओगे? पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने होना आपके क्लियर, तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो, तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। जब भगवत गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। मोरालिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, इंटेग्रिटी सिचुएशनल नहीं है कि मैं ईमानदारी को सिचुएशन के हिसाब से यूज करूं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करूं, अपने फायदे के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल करूं। इट इज बेटर टू डिजर्व एन ऑनर एंड नॉट रिसीव इट, रादर देन रिसीविंग द बैज ऑफ ऑनर विदाउट डिजर्विंग इट। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है। देखिए, इट इज एथिकल होना वो नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन देयर इज नो चॉइस। एथिकल होना तब है व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। मेरे क्लाइंट है अग्रवाल जी, इनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, हमारे प्रोफेसर भी है। कंपनी ठीक चल रही थी, एक दिन दोस्त इनके पास आया और बातचीत हो रही थी, तो वो भी इनके साथ आर्मी में कर्नल था, ये भी आर्मी में कर्नल थे। वो उनको बोला, यार अग्रवाल परेशान चल रहा हूं। बोला, क्या परेशानी है यार? वो नौकरी ढूंढ रहा हूं, कहीं नौकरी नहीं है मेरे पास, परेशान हूं। अरे तू तो मेरे साथ कर्नल था, तू नौकरी ढूंढ रहा है, क्यों परेशान होता है यार? तू आजा मेरी कंपनी में काम कर मेरे साथ। बोला, क्या बात करता है? हाँ यार आजा ना, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रखते हैं, तू ऑपरेशंस अच्छा संभालेगा, तेरा आर्मी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। बोला, थैंक यू यार, तूने मेरे को इमीडिएटली नौकरी दे दिया यार, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक ठाक बीते, सब ठीक चल रहा था। तो अग्रवाल जी और ये रात को 8 बजे देर हो गई, अपने अपने केबिन से निकलते हुए अचानक मिले। तो दोस्त बोला, यार अग्रवाल आज एक बात दिल की कहना चाहता हूं। बोले, बोल। बैठ यार, साथ में कुछ कॉफी पीते हैं। मां, यार अग्रवाल एक बात बता, तूने और मैंने एनडीए के एग्जाम्स की तैयारी तो एक ही साथ करी थी ना, हाँ या ना? तू और मैं एनडीए एग्जाम इकट्ठे क्रैक करके आर्मी इकट्ठे एक ही दिन तो ज्वाइन किया था, हाँ या ना? तूने और मैंने इकट्ठे प्रमोशन ली थी, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल भी हम दोनों एक साथ बने थे, हाँ या ना? तू और मैं इकट्ठे वीआरएस लेकर के आर्मी से बाहर भी आए थे, हाँ या ना? आज तू कहां है? 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक और मैं तेरी कंपनी में मामूली जनरल मैनेजर। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? ये किस्मत नहीं है तो और? तो अग्रवाल जी बोले, दोस्त मैं अपनी दोस्ती में ये बात लाना नहीं चाहता था, पर तूने आज ये बात छेड़ दी तो उसका जवाब जरूर दूंगा। जवाब सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अग्रवाल जी बोले, याद कर वो रात को 2 बजे मैंने तुझे जगाया और बोला, यार दोस्त वो बर्फबारी हो रही है और हम मशीन बिना तरपाल चढ़ाए खुली छोड़ करके आ गए, तो उठ चलते हैं जाकर के वो मशीन को तरपाल चढ़ा के कवर करके आते हैं, नहीं तो नुकसान होगा। तूने मना कर दिया। तूने कहा रात के 2 बज रहे, इतनी बर्फ में 3 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा और वापस 3 किलोमीटर कौन पैदल आएगा? सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा दी जाएगी।
मैंने फिर इंसिस्ट किया गलती हमारी है, हमें जाना चाहिए। तूने कहा यार क्या बात करता है, इस समय जाएंगे इतनी बर्फ में, बीमार पड़ना है, तू इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूं या मशीन इंपॉर्टेंट है, सो जा, सुबह जाएंगे। मैंने फिर इंसिस्ट किया कि हमें जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तूने क्या जवाब दिया, किसका नुकसान होगा, ना तेरा नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा, सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा देंगे। मैं फिर इंसिस्ट किया, दोस्त तू नहीं माना, तू अपने कमरे में जाकर के सो गया और मैं रात 2 बजे उठा, बड़े बूट्स पहने, छाता लिया, धसती हुई बर्फ में पांव घुसा घुसा के 3 किलोमीटर पैदल गया, रात को जाकर के 3 बजे पहुंच के तरपाल चढ़ाई और फिर पांव में धसती बर्फ के अंदर वापस लौट करके आया और अपने कमरे में आके सोया। दोस्त वो दिन था और आज का दिन है, तू तब भी, दोस्त वो दिन था और आज का दिन है, तू तब भी एम्प्लॉय ही था, इसलिए तू आज भी एम्प्लॉय ही है, और मैं तब भी ओनर ही था, इसलिए मैं आज भी ओनर ही हूं। एक आदमी ओनर बनता है जिम्मेदारी लेने से, सही निर्णय लेने से। You with me loudly? Yes, no? इसको बोलते हैं इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन। वो भगवत गीता आपको सिखा रही है। A person becomes good not when he does not do any bad, only when he actually does something good. गलत ना करना सही नहीं है, सही करना सही है। हाँ, ये इंटेग्रिटी जो होती है ना, ये सिंपल यस और नो है। अगर वैल्यूज आपकी ठीक है तो आपके पास या है या नहीं है। कैरेक्टर एक प्राइसलेस चीज है, इसमें कोई प्राइस नहीं है। आपको पता है, वो एक फेमस एग्जांपल है, वो स्टील किंग हुआ करते थे अमेरिका के, एंड्रयू कार्नेगी, द स्टील जायंट ऑफ यूएसए। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े, अमेरिका के सबसे बड़े अरबपतियों में थे। तो एक दिन रात को एक पार्टी में थे किसी जगह, पर क्या उतना अखबार में चेहरा छपता नहीं था, रोज के लोग पहचान पाए। तो वहां पे एक महिला से मिले जो बहुत अपनी तारीफ कर रही थी, बहुत ब्रैग कर रही थी। तो उसे बोला उन्होंने, हे ब्यूटीफुल लेडी। बोले यस। बोले मैं एक आपको ऑफर देना चाहता हूं, अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $1000 देना चाहूंगा। बोले पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बदतमीज इंसान, तुम्हें कौन ले आया पार्टी में? बोले नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $10,000 देना चाहता हूँ। 1000, 10,000, स्टूपिड, घटिया इंसान, कैसी बात करते हो तुम, जानते नहीं हो कौन हूं मैं? नहीं नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली गलती से निकल गया मुंह से, ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो $1,00,000 देना चाहता हूँ। व्हाट नॉनसेंस। उसने गाली देना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। औरत बहुत गुस्से में आ गई। What are you talking? बोल नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं एंड्रयू कार्नेगी हूँ, अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो मैं आपको $1 मिलियन देना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे और आपके बीच में है। तो मैडम बोली कि कैसे देंगे पेमेंट, कैश या चेक? जैसे ही आपने वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं। जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में जाती है। शीलम प्रधानम पुरुषे। महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में। इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा। भगवत गीता एक ग्रंथ है कैरेक्टर का, मोरालिटी का, प्रिंसिपल्स का, वैल्यू। यूथ इमोशनल होकर डिप्रेशन में चला जाता है, उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग, क्या फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग विल मेक यू फेस द परमानेंट फीलिंग। मैं समझाता हूं। फेलिंग टू फेस, आप फेल कर रहे हैं, फेस करना किसको? फूलिंग फीलिंग, वो फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है। अगर आप उसको ठीक नहीं किया, वो फीलिंग, फूलिंग फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है, तो फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग विल मेक यू फेस द परमानेंट फीलिंग। आप परमानेंटली फेल हो जाएंगे अगर इसको नहीं किया संभाला तो। ये डाउन साइड है इमोशनल होने का कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। ये डाउन साइड है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है, और ऐसे आदमी का पूरी दुनिया लाभ उठाती है। आपको पता है इमोशनल आदमी का हर आदमी फायदा उठा के चला जाता है। यस और नो? इमोशनल इंसान का हर बाजू वाला आदमी फायदा उठा लेता है। और ये जो इंसान है ये नंबर
ड्रिवन माइंडसेट में फिट ही नहीं होता है, ये ओवर थिंकर है। और इसी के इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ हंगर सब खत्म होता है। यही सिम्टम्स है इलॉजिकल पर्सन हो जाने के, जब वो लॉजिकल नहीं रहता। और वही श्लोक में बताया गया है